Hello everyone, welcome back in Science Classes by SM. Me SM going to continue with the chapter that is chapter 1, some basic concepts of chemistry of class 11th, and today we are going to cover average atomic mass, formula mass and percentage composition. So let's start with average atomic mass. ठीक है, तो अब ये average atomic mass क्या होता है? अभी तक तो हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, बट अब हमें ये एवरेज एटॉमिक मास भी पढ़ना होगा। आइए देखते हैं कि हमें क्यों पढ़ना होगा और ये क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, हमारे अर्थ पर देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मल्टीपल आइसोटोप्स। हमारे अर्थ पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। मतलब कि जैसे हम एग्जाम्पल, पहले मैं आपको आइसोटोप का मतलब बता देती हूँ। आइसोटोप्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 6 होता है, बट एटॉमिक मास की जहाँ तक हम बात करें तो उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, C12, C13 एंड C14। तो अब इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मतलब इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो 6 होगा, बट इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है। देखिए, C12 का है 12 AMU, C13 का है 13 AMU, C14 का है 14 AMU। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो अब हम किसका एटॉमिक मास बताएं? कार्बन 12 का बताएं कि कार्बन 13 का बताएं कि कार्बन 14 का बताएं? अब इसमें तो कन्फ्यूज़न होगा ना। बट अगर हमसे कोई पूछे कि C12 का एटॉमिक मास कितना है, तो हम बोल सकते हैं 12 AMU। कोई हमसे पूछे कि C13 का कितना है, तो हम बता सकते हैं 13 AMU। और कोई पूछे कार्बन 14 का कितना है, तो हम ये भी बता सकते हैं 14 AMU। बट अगर कोई कार्बन का एटॉमिक मास पूछे तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हम किसका एटॉमिक मास बताएं, C12 का बताएं कि C13 का बताएं कि C14 का बताएं। तो इसीलिए हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब हमसे कोई भी पूछे कि कार्बन 13 का एटॉमिक मास बताओ तो 13 AMU, कार्बन 14 का बताओ तो 14 AMU। बट अगर जब हमसे कोई भी कार्बन का एटॉमिक मास पूछे तो हमें उसको एवरेज एटॉमिक मास बताना है। ठीक है, तो अब हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। जो रिलेटिव एबंडेंस होता है ना तीनों आइसोटोप्स का, C12 का, C13 का और C14 का, हम ना उनका एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज मास। और जो हम एवरेज मास निकालते हैं ना वही मास होता है कार्बन का। इस तरीके से समझिए कि अगर कोई पर्टिकुलर किसी एक आइसोटोप का पूछ रहा है तो हम उसका मास बता देंगे, बट अगर कोई पूरे के पूरे कार्बन का ही मास पूछ रहा है तो हमें इन तीनों के मास का तो एवरेज निकालना पड़ेगा और वही होगा कार्बन का मास। तो वैसे ही हम रिलेटिव अबंडेंस जो होता है ना उसका हम एवरेज निकालते हैं, और जो एवरेज मास आता है आंसर में, रिजल्ट में, वही होता है हमारा मास ऑफ कार्बन। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, चलिए हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। अब हमें अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, अभी तक हम एटॉमिक मास की बात कर रहे थे पर अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की। एटॉमिक मास हम निकालते हैं किसी एक एटम का, और मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका? मीथेन का, CH4 का। तो CH4 में 1 कार्बन एटम होता है और 4 हाइड्रोजन एटम। एम आई राइट? तो जो हम यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। तो 1 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 4 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। ओके, तो 1 इंटू 12 AMU प्लस 4 इंटू 1 AMU। तो क्या हो गया हमारा आंसर? 12 AMU प्लस 4 AMU दैट इज 16 AMU। तो हमारा CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 16 AMU। ये हमारा क्या है? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम होता है और 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो 1 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, तो इसीलिए यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको शो करना है या 1 से मल्टीप्लाई करते हुए तो कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ 2 से 2 शो करना ज़रूरी है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। यहाँ हम एवरेज एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। तो जनरली हम C12 का ही हम एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 12 AMU प्लस 2 इंटू 16 AMU, डैट इज़ 12 AMU प्लस 32 AMU, क्योंकि 2 इंटू 16 था, डैट इज़ 32 AMU, एंड द आंसर इज़ 44 AMU. I hope is that clear. Now moving to the formula mass. So अब हमें ये formula mass क्यों चाहिए होता है, देखते हैं। Used for substances where molecules do not exist as discrete units. मतलब कि अभी तक हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था ना, तो मॉलिक्यूलर मास हम किसके लिए फाइंड आउट करते थे, मॉलिक्यूल्स के लिए। बट अब हम उन चीज़ों का क्या करें जिसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही ना हो। तो जहाँ मॉलिक्यूल्स ही ना प्रेजेंट हो वहाँ मॉलिक्यूलर मास की बात हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उन जगहों पर हम फार्मूला मास की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। तो NaCl जो होता है सॉल्ट, उसमें मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है, ये तो आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयंस होते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं हैं तो यहाँ हम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला मास, ठीक है। अब फार्मूला मास की डेफिनेशन क्या होती है ये भी देखते हैं। फार्मूला मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। मतलब कि हम फार्मूला मास वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हम फार्मूला मास यूज़ करते हैं। आप शॉर्ट में ऐसे याद रखिए, ओके। तो हम ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था NaCl का, तो फार्मूला मास ऑफ NaCl कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl। मतलब कि Na का एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे और Cl का एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे और इनको प्लस कर देंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ Na यानी सोडियम का कितना होता है 23 AMU लिखिए चाहे U लिखिए, बात सेम होता है, प्लस और Cl का एटॉमिक मास 35.5 U या AMU, तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 58.5 U या फिर AMU। तो यह हमारा क्या है आंसर, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सो हम ना इस अब देखते हैं ये होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं। रेशियो इन विच इट कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब कि हम रेशियो फाइंड करते हैं किसका, कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके प्रेजेंट होने का रेशियो फाइंड आउट करते हैं कि वो कितने रेशियो में उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं। मतलब कि हम एग्जाम्पल लेते हैं अगर वाटर का, दैट इज H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, जिन रेशियो में वो मिक्स होकर कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो उस रेशियो का मतलब उतना परसेंटेज, मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसके अंदर, H2O के अंदर। उसको हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो अब हम फाइंड आउट कैसे करते हैं इसको, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100।
मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में लिया मीथेन, दैट इज CH4। तो मीथेन का पहले तो हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब कार्बन का कितना होता है मास 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना, मतलब हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 × 1 दैट इज 4। तो 12 + 4 दैट इज 16। तो 16 ग्राम हमारा क्या आ गया मोलर मास। ठीक है, अब मास परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन का हम मीथेन में कितना कार्बन प्रेजेंट है उसका हम मास परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे कि 12/16 मतलब मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड मतलब इस एलिमेंट का जो मास है वो 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितना मास है, तो कितना आया था हमारा 16। यहाँ हमने निकाला था ना मोलर मास, मतलब मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, मतलब कि उस 1 मोल कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है, तो 12 है। ठीक है, कार्बन की बात कर रहे हैं तो उसका मास कितना होता है 12 होता है। ठीक है, और मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो ये जो हमारा कंपाउंड था इसका हमने मोलर मास फाइंड आउट किया ना, तो कितना आया था 16 ग्राम। तो 12/16 और इंटू में 100 करना था, तो इंटू में हमने 100 किया तो क्या आ गया हमारा 75%। तो हमारा कार्बन कितना प्रेजेंट है 75% क्या प्रेजेंट है कार्बन, किसमें मीथेन में, दैट इज CH4। अब अगर हम मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करें, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसमें CH4 में, दैट इज मीथेन में। तो क्या आएगा हाइड्रोजन का वो मास कितना होता है 1 और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए 4, और हमने मोलर मास निकाला था क्या आया था 16। तो 4/16 किया ना हमने 4/16 और इंटू में 100, तो इंटू में 100 तो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 25% आ जाएगा। हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है किसमें मीथेन में, तो 25% हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन कितना प्रेजेंट है 75% कार्बन प्रेजेंट है। तो हमने फाइंड आउट क्या किया कि मीथेन में जिसका फॉर्मूला है CH4, तो CH4 दैट इज मीथेन में कितना कार्बन प्रेजेंट है 75%, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 25%, 75% एंड 25%। आई होप इज दैट क्लियर, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का क्या फार्मूला होता है Na2SO4। तो मोलर मास फाइंड आउट करेंगे पहले किसका, इस पूरे कंपाउंड का। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा मोलर मास। अब पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। तो यहाँ पे कितना सोडियम प्रेजेंट है 2, तो 2 × 23 क्यों, एटॉमिक मास हमारा क्या है 23। सल्फर कितना प्रेजेंट है 32, तो हम एज इट इज 32 लिखेंगे, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है 4, तो 4 × 16, तो हमारा क्या आएगा आंसर 142 ग्राम। तो हमारा मोलर मास कितना आ गया, किसका मोलर मास Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट का मोलर मास आया हमारा 142 ग्राम। ठीक है, अब इन Na2SO4 इस पूरे मतलब सोडियम सल्फेट के अंदर मास ऑफ हम सोडियम निकालें तो कितना आएगा 2 × 23, 2 सोडियम प्रेजेंट है ना, तो 46 ग्राम। फिर मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है एटॉमिक मास, और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए 4 × 16 तो 64 ग्राम। नाउ मास परसेंट निकालने का टाइम है। तो
मास परसेंट ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 46 अपॉन में 142 इंटू में 100, दैट इज 32 पॉइंट समथिंग परसेंट. एंड मास परसेंट ऑफ सल्फर, तो सल्फर का मास परसेंट कितना होगा, हमने क्या निकाला था ऊपर, मास ऑफ सल्फर कितना था 32, और हमने मोलर मास ऊपर निकाला था तो क्या आया था 142 इंटू में 100, तो क्या आ गया 22.53%. उसके बाद मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हमने निकाला था ना मास, तो 64, और ऊपर हमने मोलर मास भी फाइंड आउट किया था, तो 142 इंटू में 100, तो क्या आ गया हमारा 45.07%. तो यह आ गया हमारा तीनों एलिमेंट का मास परसेंटेज. और एक और ज़रूरी बात, बुक में एकदम करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है हर एलिमेंट के, हर एटम के मासेस की, ठीक है. मैं उतना एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं बता रही क्योंकि फॉर द इजी कैलकुलेशन, यहाँ एग्ज़ाम में कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है, तो आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू डालकर एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालना होता है, ठीक है. अगर आपको गिवन नहीं है तो आप राउंड ऑफ फिगर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो उससे क्या होता है ना, इजी कैलकुलेशन होती है, वरना आप फिर पॉइंट्स के पीछे भागते रह जाते हैं कि भाई आंसर तो आ गया, बस पॉइंट डिफरेंट आ रहा है, तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है. तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए राउंड ऑफ फिगर्स यूज़ किए हैं. बुक में अगर आप देखने जाएं तो जैसे मैंने कार्बन का बता दिया था एटॉमिक मास 12, पर 12 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है. तो मैंने राउंड ऑफ यूज़ किया था तो मैंने सिर्फ 12 बोला, ठीक है. एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है तभी आपको एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है. वरना अभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो कि एग्जैक्ट मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू याद रखें और एग्ज़ाम में भी एग्जैक्ट उसी तरीके से निकालें, ये मैटर नहीं करता, ठीक है. तो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी. थैंक यू, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.